हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और मेरी वीडियो पे। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आखिर हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, इस मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने इसको आसान करने के लिए इस ब्रीथिंग के अंदर मैंने दो सेक्शन बना दिए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें दो मेन चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम सांस को अंदर लेते हैं या फिर हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। इसको आप पहले से ही जानते होंगे। सांस अंदर लेने को यानी ऑक्सीजन को अंदर लेने को हम बोलते हैं इनहेलेशन। इसी तरह जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। सांस अंदर लेना और सांस बाहर लेना, यही दो प्रोसेस से मिलकर हमारा पूरा ब्रीथिंग बनता है। तो इसको मैंने हाथों हाथ इसके डिफरेंस भी समझते चलिएगा और ये हैं क्या, इनको यहीं पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनहेलेशन। जैसे कि आप जानते हैं, इनहेलेशन होता है सांस को अंदर लेना। ये सांस को जो हम अंदर लेते हैं, ये हम कैसे लेते हैं, इसमें हमारी बॉडी किस तरह काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे ये जो सीना होता है, हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट के अंदर की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, या साइंटिफिक वे में बोलें तो क्या बोलते हैं बेटा हम उसे, थोरैसिक कैविटी। ये थोरैसिक कैविटी होती क्या है, हमारी रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स हमारी पसलियाँ, और जो इसके अंदर का जितना भी स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। इसके अंदर जनरली होता क्या है, रिब्स के अंदर, हमारे रिब्स के अंदर लंग्स होते हैं। ठीक है बेटा। तो बाकी अब हम यहाँ पे इसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, सांस को अंदर लेते वक्त जो हमारी थोरैसिक कैविटी है यानी चेस्ट कैविटी, वो एक्सपेंड होती है, फैलती है। ये आप जानते हैं, जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपका क्या होगा, आपका थोरैक्स, आपका जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, यानी हमारा एक्सपेंड होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम देखते हैं। तो होता क्या है, हमारी जो रिब्स होती हैं, हमारी जो पसलियाँ होती हैं, वो ऊपर की तरफ उठती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, जिस तरह देखिए मैं इस वीडियो में बैठा हुआ हूँ आपके सामने, इसी तरह ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। मेरी यहाँ पर रिब्स होंगी और पीछे की साइड मेरी रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रा, जो यहाँ से रीढ़ की हड्डी है। इसी तरह मैंने यहाँ पर शो करा रखा है, ये मैंने शो करा रखा है वर्टिब्रा, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। जबकि ये जो मैंने शो करा रखी है, ये हमारी क्या है बेटा, रिब्स। ठीक है, ये मेरी रिब्स और पीछे वर्टिब्रा, और बीच में मेरा लंग्स होगा, तो ये पार्ट मेरे लंग्स है। तो बेटा पहले हमारा इनहेलेशन में लिखा है कि इनहेलेशन में हमारा जो थोरैक्स है यानी हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होती है। क्यों होती है भाई एक्सपेंड, इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो रिब्स हैं वो लिफ्ट होती हैं। यानी जो हमारी रिब्स हैं, जो मैंने रिब्स बना रखी है, ये ऊपर की तरफ क्या होती है बेटा, लिफ्ट। जब आप सांस लेंगे तो मेरी रिब्स भी क्या होंगी बेटा, ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगी। ठीक है बेटा। इसी तरह यहाँ पर आप जानते हैं, हमारा जो लंग्स के नीचे का जो एक डोम की शेप का यानी गुंबद होती है बेटा, ऐसा करके उसकी शेप, हेमिस्फेरिकल शेप का एक पार्ट होता है मस्कुलर, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, ये रहा, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं बेटा, डायाफ्राम। इसका बहुत बड़ा काम है हमारा सांस को लेने और छोड़ने में। ये जो हमारा डायाफ्राम होता है, इसकी एक्चुअल शेप ऐसी होती है, डोम शेप। जब हम सांस अंदर लेते हैं, क्योंकि हम जब सांस अंदर लेंगे तो हमें अंदर ज़्यादा वॉल्यूम करना होगा, यानी ज़्यादा जगह करनी होगी, तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारा डायाफ्राम है वो ऐसी शेप से ऐसा हो जाता है, यानी डोम शेप से ऐसा, यानी फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, जिससे आप ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर जब ये अगर ये पहले ऐसा हुआ करता था और अब ये क्या हो जाता है बेटा, ये फ्लैट हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह ये हमारी रिब्स आगे की तरफ जब लिफ्ट होती हैं तो हमारी चेस्ट की कैविटी जो है उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। आगे पीछे की तरफ तो ये रिब्स इंक्रीज़ करती हैं वॉल्यूम, जबकि ऊपर नीचे की तरफ हमारा डायफ्राम, चूँकि अब वो डोम शेप का था, अब ऐसा नहीं रहा, वो चपटा हो गया, जिससे क्या हुआ, टोटल हमारे चेस्ट कैविटी की जो हमारी वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ हो गया। देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है डायफ्राम जो होता है बिकम फ्लैट, चपटा हो जाता है, अपनी शेप को छोड़कर ऐसा हो जाता है, जिससे ये दोनों जो हमने काम पढ़े, रिब्स हमारी ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगी, डायफ्राम चपटा हो जाएगा, इससे टोटल होगा क्या, हमारा वॉल्यूम जो है लंग का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए ये आगे की तरफ और ये नीचे की तरफ वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का मेन फ़ायदा क्या होता है, अगर किसी जगह का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, जो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम जानते हैं प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज़। ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने अपने पास से लिखा है ये। तो आप इतना समझिए कि आप जब कभी भी हमारे वॉल्यूम जो है लंग का वो बढ़ जाएगा, जगह बढ़ जाएगी हमारी, क्या नाम है, हमारे जो चेस्ट कैविटी है, थोरैसिक कैविटी, वहाँ की अगर कैविटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे लंग्स के अंदर अब डिक्रीज़। और आपको शेप पता होगा,
प्रेशर हमेशा हमेशा कहाँ से कहाँ पे जाता है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से किसकी तरफ जाता है, जहाँ पे प्रेशर कम है। तो हमारा जो ये हमारी चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, इसके अंदर हमारा टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे इसके अंदर का प्रेशर कैसा हो जाएगा बेटा, कम। और इतना कम हो जाएगा कि जो हमारा बाहर एनवायरनमेंट में जो प्रेशर है उससे भी क्या हो जाएगा हमारे अंदर, इसके अंदर कम। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा बाहर का सराउंडिंग का जो एयर है वो कहाँ आना शुरू हो जाएगी, थोरेसिक कैविटी में, क्योंकि प्रेशर कम होने की वजह से एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी और इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, इनहेलेशन। ये बुक में नहीं है मगर इतना याद रखना, जब कभी वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस जगह का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम पढ़ेंगे एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन इसका बिल्कुल उल्टा है। एक्सेलेशन जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो इस वक्त उल्टा होता है, हमारी थोरेसिक जो कैविटी होती है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो अपने आप को सुकेड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। ऐसा कैसे? रिब्स जो होती है वो दोबारा से क्या होती है बेटा, जो पहले इनहेलेशन के दौरान बाहर की तरफ लिफ्ट हुई थी और वो अंदर की तरफ दबती हैं, ठीक है। इसी तरह डायफ्राम जो कि अपनी रियल शेप में वापस आ जाता है, जो डोम शेप है ना, गुंबद की तरह, आपने देखा होगा गुंबद होती है ऐसी शेप में वापस आ जाता है। इससे क्या होता है, ये रिब्स अंदर की तरफ दबाएंगी और ये डायफ्राम ऊपर की तरफ देगा, जिससे क्या होगा, टोटल जो वॉल्यूम है इसका वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा, हमारे प्रेशर, इतना प्रेशर हो जाएगा हमारे लंग्स के अंदर, बाहर का जो एनवायरनमेंट है हमारे उसके मुकाबले हमारे अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो आपको पता है एयर कहाँ से कहाँ जाती है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। इस बार हमारा प्रेशर अंदर की साइड ज़्यादा है तो वहाँ से एयर बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो लिखा हुआ है एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग। तो सारा खेल यहाँ पे प्रेशर का है कि किस तरह हम प्रेशर बढ़ाते हैं घटाते हैं। जब हमें सांस लेनी होती है तो हम अपने लंग्स के अंदर का प्रेशर कम कर लेते हैं वॉल्यूम बढ़ा के, जिससे हमारी एयर बाहर से अंदर की तरफ आ जाती है, ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ। जबकि निकालते वक्त क्या करते हैं, हम अंदर का वॉल्यूम कम कर लेते हैं, जिससे प्रेशर अंदर का ज़्यादा हो जाता है बाहर एनवायरनमेंट के मुकाबले, और हम अंदर से एयर को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म था, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इजीली आप इसको कंपेयर करिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसको करके ख़त्म करते हैं। तो बेटा हमने ये तो पढ़ लिया कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी हम सांस को कैसे अंदर और बाहर निकालते हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि जिस तरह हमारी गैसेज जब हमारी बॉडी के अंदर चली गई फिर वहाँ जाके अब कैसे एक्सचेंज होती है। तो हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन अल्वियोलाई, ब्लड और टिश्यू। अल्वियोलाई आप जानते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। नहीं आ रहा समझ में तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, समझ जाओगे आप। अल्वियोलाई, ब्लड और टिश्यू, इन तीनों के बीच में किस तरह गैसों का एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेलेशन की। जब हम इनहेल करते हैं गैसेस को तो हम एयर जो लेते हैं उसके अंदर क्या मौजूद होता है, ऑक्सीजन, यानी एयर होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है। वो ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल से होती हुई पूरे ट्रैकिया वगैरह सब से होती हुई फाइनली कहाँ पहुँचती है, हमारे लंग्स के अंदर आके कहाँ पहुँचती है, अल्वियोलाई में। ये अल्वियोलाई होता है ना, बैग होता है, एयर बैग, यहाँ पर आके हमारी ऑक्सीजन पहुँच जाती है। अब हमें पता है अल्वियोलाई के पार क्या होता है, सराउंडिंग में क्या होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है कैपिलरीज में। तो वहाँ से ये ऑक्सीजन इस ब्लड के ऊपर चढ़ जाती है। हमारा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड पे चढ़ता है आरबीसीज में, जिसके अंदर कौन सा पिगमेंट मौजूद है, हीमोग्लोबिन। यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन चढ़ जाती है और क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्लड वेसल से होता हुआ जहाँ पर ज़रूरत होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वहाँ पे उस टिश्यू के अंदर जाके इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को निकाल दिया जाता है। कितना ईजी है। ऑक्सीजन अल्वियोलाई से वो आरबीसीज के अंदर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स के जरिए पूरा खून जहाँ पे ज़रूरत होती है, जिस टिश्यू में ज़रूरत होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन वाले खून को, ऑक्सीजनेटेड खून को उतार दिया जाता है। तो ये हमारा एक इजीली टॉपिक था। इसके बाद हमें पढ़ना है कि इसी के सेम टाइम पे एक चीज़ और हो रही होती है हमारे टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा होता है, उसकी भी मेरी वीडियो है, देख लेना आप। इसी तरह हमारे टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे क्या मौजूद होती है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये वेस्ट गैस है, इसको जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हमारे टिश्यूज़ कहाँ पे डिज़ोल्व करा देते हैं, कहाँ पे घोल देते हैं, ब्लड में। यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो ब्लड में डाल देते हैं और वो ब्लड में आके घुल जाती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ब्लड बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हम पढ़ चुके हैं। वो अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए होता हुआ किसकी तरफ पहुँचेगा, अल्वियोलाई की तरफ। वही लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाई हैं वहाँ पहुँचेगा। वहाँ पर आकर ये हमारे ब्लड से कौन सी गैस को छोड़ देंगे, अल्वियोलाई के अंदर हमारा ब्लड कौन सा गैस को छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अंदर से अल्वियोलाई में आके कार्बन डाइऑक्साइड को उतार देगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर थोड़ी रखना है, इसको हम बाहर फेंक देते हैं।
अल्विलाई के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, वहाँ से नॉस्ट्रिल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये बहुत इजीली हमारा एक ये रास्ता था, पाथ था, जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को लेते हैं और किस तरह एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म खत्म। एक्स्ट्रा टॉपिक है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स किस तरह गैसों का एक्सचेंज करते हैं। तो बहुत ईजी है, मैंने पढ़ा रखा है स्टोमेटा। लीफ के ऊपर ओपनिंग्स होती है छोटी छोटी, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। आप जानते हैं स्टोमेटा की जरिए गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसी तरह रूट की जो सरफेसेस होती हैं, कुछ रूट्स होती हैं, इनकी सरफेसेस के जरिए भी गैसों का एक्सचेंज हो सकता है। जबकि लेंटिसेल्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, उनकी जो हमारा स्टेम होता है, तना होता है, वो फट जाता है। बीच में आपने देखोगे निशान पड़े होते हैं ऐसे करके, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे ऐसे करके दरारें आई हुई होती हैं, उन्हीं को हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। उन्हीं के अंदर से भी गैसों का एक्सचेंज आराम से हो जाता है। ये प्लांट का था। तो यहाँ पर हमारा ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग खत्म। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस।